जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? 1. विकासीय जीव विज्ञान। 2. मानवशास्त्र। 3. आनुवंशिकी। 4. जैव प्रौद्योगिकी। उत्तर 3. आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। मानवशास्त्र मानव का समग्र अध्ययन है, जिसमें मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और जैविक भाषाई पहलुओं के अतीत एवं वर्तमान दोनों का अध्ययन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी वो तकनीकी है जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने या बनाने के लिए जैविक प्रणालियों एवं जीवित जीवों या उनके भागों का उपयोग करता है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? 1. सेरीकल्चर। 2. पिसीकल्चर। 3. एपीकल्चर। 4. हॉर्टिकल्चर। उत्तर 4. हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विकास, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद्य जैसे फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य जैसे फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। 1. सीरोलॉजी। 2. साइटोप्लाज्म। 3. साइटोलॉजी। 4. इटियोलॉजी। उत्तर 3. कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। विटिकल्चर क्या है? 1. सब्जियों की खेती। 2. आम की खेती। 3. अंगूर की खेती। 4. फूलों की खेती। उत्तर 3. विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, जबकि सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। 5. एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? अ. कंकालों का अध्ययन। ब. शिलालेखों का अध्ययन। स. मानचित्रों का अध्ययन। द. सिक्कों का अध्ययन। 5 का उत्तर ब. ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अ. हर्पेटोलॉजी। ब. ऑप्थेल्मोलॉजी। स. एंथ्रोपोलॉजी। द. ऑर्निथोलॉजी। आंसर द. जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का चिकित्सकीय अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव की क्रमिक विकास का अध्ययन। 7. सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अ. मछली पालन। ब. रेशम की खेती। स. पक्षी पालन। द. मधुमक्खी पालन। आंसर ब. जीव विज्ञान की शाखाएं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एवीकल्चर पक्षी पालन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? 8. अ. मधुमक्खी पालन। ब. पौधों का विकास। स. रेशम की कीड़ों का पालन। द. मत्स्य पालन। आंसर स. उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 9. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अ. इटियोलॉजी। स. एंटोमोलॉजी। ब. इथेनोलॉजी। द. इथोलॉजी। आंसर द. इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। इथेनोलॉजी मानव जाति विज्ञान। हिमैटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। अ. पौधे की प्रजनन प्रणाली। ब. रक्त। ग. जानवरों के खानपान की आदत। ध. हड्डियां। उत्तर ब. हिमैटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? 11. अ. आर्कियोजूओलॉजी। ब. आर्कियोलॉजी। ग. एंथ्रोपोलॉजी। ध. एंड्रोलॉजी। उत्तर स. एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी
पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। 12. निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? अ. भ्रूण विज्ञान, ब. फिजियोलॉजी, ग. आनुवांशिकी, ध. क्रमागत उन्नति। उत्तर अ. निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी, शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन। आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। 13. पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वो तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। अ. विकृति विज्ञान, ब. क्रिया विज्ञान, ग. फाइटोपैथोलॉजी, ध. फोटोमार्कोजेनिस। उत्तर स. पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। 14. जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अ. एंड्रोलॉजी, ब. एडाफोलॉजी, ग. एग्रोबायोलॉजी, ध. डेस्मोलॉजी। उत्तर ब. विज्ञान की शाखा, अध्ययन। एडाफोलॉजी, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ए. एंड्रोलॉजी, सी. बायोइकोलॉजी, बी. एस्टाकोलॉजी, डी. डेस्मोलॉजी। आंसर ए. एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन, बायोइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अतः संबंधों का अध्ययन, एस्टाकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन, डेस्मोलॉजी शरीर रचना एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन लिगामेंट का अध्ययन। 16. निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ए. हेल्कोलॉजी, बी. हेपेटोलॉजी, सी. हेटेरोलॉजी, डी. जेरियाट्रिक्स। आंसर बी. हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, लिवर, पित्ताशय की थैली गॉल ब्लैडर और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर्स का अध्ययन, जेरियाट्रिक्स बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ए. वर्गीकरण विज्ञान, बी. नोथोलॉजी, सी. शरीर रचना विज्ञान, डी. सरोविज्ञान। आंसर ए. जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ये विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1935 ईस्वी में कार्ल लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी संकर का अध्ययन, शरीर रचना विज्ञान शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन, सरोविज्ञान नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्र भूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन। 18. जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ए. ऊर्जा का, बी. फलों का, सी. विषाणुओं का, डी. जानवरों का। आंसर डी. जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। 19. विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ए. एंटोमोलॉजी, बी. एक्सोबायोलॉजी, सी. माइकोलॉजी, डी. जीवाश्म। आंसर बी. एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ए. एंथ्रोपोलॉजी, सी. प्राइमेटोलॉजी, बी. एथनोबॉटनी, डी. एपियोलॉजी। आंसर है सी. प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
लोक वनस्पति विज्ञान वनस्पतियों की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। 21 निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ए एरेक्नोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एपियोलॉजी, डी साइनोलॉजी। आंसर है ए विज्ञान की शाखाएं, संबंधित अध्ययन। एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। 22 सौरोलॉजी का अध्ययन है ए मच्छर, सी तेलचट्टा, बी छिपकली, डी सांप। आंसर है बी सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन होता है। 23 लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ए एथनोग्राफी, सी एथनोसेंट्रिज्म, बी कल्चरल रिलेटिविज्म, डी एथनोबॉटनी। आंसर है ए एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एथनोसेंट्रिज्म किसी की अपनी संस्कृति या समूह को श्रेष्ठ मानने और उन मानदंडों के आधार पर अन्य संस्कृतियों या समूहों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति है। 4 प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ए नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, बी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, सी जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी, डी औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी। इसका उत्तर है सी प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी जड़ी बूटियों का अध्ययन। 2040 ज़रार 2040 25 पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए मानव शरीर रचना, बी पौधों, सी शुद्ध मात्रिकी पोसोलॉजी, डी मानव मनोविज्ञान। इसका उत्तर है बी पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। 26 ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ए अस्थि सुषिरता, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी वृक्क संबंधी विफलता। इसका उत्तर है सी ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुषिरता ऑस्टियोपोरोसिस ये उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। ये अग्नाशय पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से स्रावित इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता रीनल फेलियर वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचित यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। 27 कवक विज्ञान क्या है? ए बैक्टीरिया का अध्ययन, बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, सी वायरस का अध्ययन, डी परजीवियों का अध्ययन। इसका उत्तर है बी कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकर आदि का अध्ययन किया जाता है। एपिकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन तथा इक्टियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन व ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ए मानव कोशिकाओं, सी विषाणु, बी कवक, डी जीवाणु। आंसर बी 29 उनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ए भगवान, बी सपने, सी नींद, डी रंग। आंसर बी उनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। 30 टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ए इंसानी व्यवहार, बी जहर, डी चट्टान, सी भूख शरण। आंसर
बी जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषाक्तता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। 31 टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। ए जैव विविधता, बी कर ढांचा, सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, डी मानव व्यवहार का अध्ययन। आंसर ए टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलिस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश यानी जीनस तथा दूसरा शब्द जाति यानी स्पीशीज को दर्शाता है। 32 बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? ए व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, बी साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, सी जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। आंसर डी बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। 33 विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए कोशिका जीव विज्ञान, बी सेल फिजियोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी ऊतक विज्ञान। आंसर डी विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। 34 जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एथोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी क्लाइमेटोलॉजी, डी इकोलॉजी। आंसर डी जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के परिणाम का यथार्थ रूप में वर्णन करता है? ए 4 अगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, बी युग्म निर्माण के दौरान अनन्य रूप से होता है, सी जनक कोशिका के समरूप 2 द्विगुणित कोशिकाएं उत्पन्न करता है, डी गुणसूत्रों की संख्या को जनक कोशिका का आधा कर देता है। आंसर है सी सूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं जो एक दूसरे के समान होती हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही बनी रहती है, अर्थात द्विगुणित होती है। 36 कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग क्यों कहा जाता है? ए ये कोशिका के लिए पोषक तत्वों का भंडारण करती है, बी ये कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और निकास की नियंत्रित करती है, सी ये पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करती है, डी ये केंद्रक को संरचनात्मक संबल प्रदान करती है। आंसर है बी कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग कहा जाता है क्योंकि ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। ये कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित एवं नियमित करती है। कोशिका कला द्वारा ही ये निर्धारित होता है कि कौन से अणु, पोषक तत्व, पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तथा कौन से अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाएंगे। ये सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन दोनों के माध्यम से कोशिका और उसके वातावरण के बीच पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित एवं नियमित करती है। 37 सुकेंद्रकी कोशिका में आनुवंशिक जानकारी संवहन करने वाली सूत्रवत संरचनाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। ए गोल्जिकाए, सी कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक, डी राइबोसोम। आंसर है बी सुकेंद्रकी कोशिका में आनुवंशिक जानकारी संवहन करने वाली सूत्रवत संरचनाएं मुख्यतः केंद्रक में पाई जाती हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है जो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री और जानकारी का वाहक होता है। 38 केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए केंद्रक में एक परत होती है, बी केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सी केंद्रक में हरित लवक होता है, डी केंद्रकीय झिल्ली में रंध्र होते हैं। आंसर है डी केंद्रकीय झिल्ली या केंद्रक आवरण एक दोहरी झिल्ली होती है जो नाभिक को चारों ओर से घेरे रहती है और इसमें कई केंद्रकीय रंध्र होते हैं। ये रंध्र नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच अणुओं के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। केंद्रक में केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका व क्रोमैटिक धागे होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक कोशा द्रव्य में होते हैं।
49 प्लाज्मा झिल्ली से बनी होते हैं। ए केवल प्रोटीन, बी केवल सेल्यूलोज, सी प्रोटीन और लिपिड दोनों, डी केवल लिपिड। आंसर सी, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। 40 परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? ए नर युग्मक, बी गतिशील युग्मक, सी मादा युग्मक, डी अपरिपक्व अंड। आंसर सी, जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है। मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन से बनने वाले युग्मनज में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। 41 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ए रुडोल्फ विर्चो, बी पुरकिंजे, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी रॉबर्ट हुक। आंसर ए, प्रथम बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिकाओं का विभाजन होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसके अध्ययन को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जबकि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियास जेकब श्लाइडन एवं थियोडोर श्वान ने किया था। 42 निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? ए गोल्जी-काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी अंतःप्रदव्ययी जालिका। आंसर बी, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। केंद्रक केंद्र के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। 44 यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और ये कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? ए केंद्रक, सी राइबोसोम, बी अंतर्द्रव्य जालिका, डी प्लेस्टिड। आंसर ए, यूकैरियोट में केंद्रक एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और ये कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन के अतिरिक्त केंद्रिका भी उपस्थित होती है। 45 एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन कर सकती है। ए लाइसोसोम, सी राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। आंसर बी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं एवं उसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संग्रहित करते हैं। कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा स्रोत के रूप में एटीपी का ही उपयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1857 में एल्बर्ट वॉन कोलेकर ने किया था, परंतु इसका नामकरण सन 1898 में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल बेंडा ने किया था। 46 प्राक केंद्र की कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ए, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है। बी, झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। सी, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। डी, केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। आंसर ए, प्राक केंद्र की कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। इस कोशिका में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। प्राक केंद्र की कोशिकाएं जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव में मिलती हैं। इसमें कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं। 47 कोशिकांगों का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। कोशिकांग कार्य, कोशिका भित्ति पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत देता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल है। लाइसोसोम किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पिटे कोशिकीय घटकों को पचाता है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। आंसर डी, कोशिकांगों के कार्यों का सही मिलान निम्नलिखित है। कोशिका भित्ति पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत देता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल है। लाइसोसोम किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पिटे कोशिकीय घटकों को पचाता है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। 48 खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर नामक कण जुड़े होते हैं। ए गुणसूत्र, बी राइबोसोम, सी लयनकाय, डी प्रोटीन कण। आंसर बी, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण जुड़े होते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है जिसकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 50 कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका होती है? ए 5, बी 2, सी 4, डी 3। आंसर बी, कोशिकाओं में 2 प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका होती है। एक खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, 2 चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम जुड़े होते हैं जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका राइबोसोम रहित होता है। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया
प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। वो 3 विशेषताएं कौन सी हैं? ए. प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और गोल्जिकाए। बी. माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। सी. माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और गोल्जिकाए। डी. प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। आंसर डी. प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग निलंबित रहते हैं, जो कोशिका की विभिन्न गतिविधियों को करते हैं। 52. निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? ए. तंत्रिका कोशिकाएं। बी. उपास्थि। सी. पेशीय कोशिकाएं। डी. अस्थियां। आंसर सी. पेशीय कोशिकाएं या मांसपेशी कोशिकाओं में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन तथा शिथिलीकरण रिलैक्सेशन के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है। इन्हें मायोसाइट्स भी कहा जाता है। पेशीय कोशिकाएं 3 तरह कंकाल, चिकनी तथा हृदय की होती है। 53. वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है कहलाते हैं? ए. एक कोशिकी। बी. बहुकोशिकी। सी. एकल। डी. एकलिंगी। आंसर ए. वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है एक कोशिकी जीव कहलाते हैं। इन जीवों में बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा तथा यीस्ट शामिल हैं। पौधे और जानवर बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। 54. कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए. प्राक केंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। बी. प्राक केंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। सी. सुकेंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। डी. प्राक केंद्रकी कोशिकाओं में अधिकांश कोशिका द्रव्य अंगक उपस्थित होते हैं। आंसर बी. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है और केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ प्रोटीन, डीएनए और आरएनए कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए आदि पाए जाते हैं तथा केंद्रक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अलग होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 8। आंसर ए। समसूत्री कोशिका विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें विभाजन के फलस्वरूप 2 एक समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई संतति कोशिकाएं बनाती है और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है। 56. एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी सूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन डी असूत्री विभाजन। आंसर सी। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 57. कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी अंतर्द्रव्यी जालिका, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी प्लास्टिड। आंसर बी अंतर्द्रव्यी जालिका सुकेंद्रीय कोशिका में पाया जाने वाला एक झिल्लीदार भाग है। अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कोशिका के अंदर परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में काम करता है। 58. वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रोमैटिन, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी यूकैरियोटिक, ऑप्शन डी प्रोकैरियोटिक। आंसर डी प्रोकैरियोट सरल संरचना वाले छोटे एकल कोशिका जीव होते हैं। अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा इनमें केंद्रक छोड़ अन्य झिल्लीबद्ध अंग नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव पृथ्वी पर पहले ज्ञात जीवन रूप हैं, जिनमें बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आदि शामिल हैं। 9. निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस या सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? ए टीलोफेज, सी एनाफेज,
बी मेटाफेज, डी प्रोफेज। आंसर डी। माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण प्रोफेज है, जो इंटरफेज में S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। ये वो प्रक्रिया है जो एक मूल कोशिका के केंद्रक में मौजूद रेप्लिकेट किए गए आनुवांशिक पदार्थ को दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित करता है। प्रोफेज के दौरान केंद्रक में मौजूद DNA और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, जिसे क्रोमैटिन के रूप में जाना जाता है, संघनित होता है। 60। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? ए. प्रोटीन का संश्लेषण, बी. कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को विनियमित करना, सी. संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, डी. आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। आंसर बी। कोशिका झिल्ली कोशिकाओं की रक्षा करती है और उन्हें व्यवस्थित करती है। सभी कोशिकाओं में एक बाहरी प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो न केवल कोशिका में प्रवेश करने वाली चीज़ों को नियंत्रित करती है, बल्कि ये भी नियंत्रित करती है कि किसी दिए गए पदार्थ की कितनी मात्रा कोशिका में आती है। कुछ अपवादों के साथ कोशिका झिल्ली, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक झिल्ली शामिल है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स से बने होते हैं, जो ग्लिसरॉल, एक फॉस्फेट समूह और दो फैटी एसिड श्रृंखलाओं से बने अणु होते हैं। 61। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? ए. कोशिका द्रव्य विभाजन, बी. अर्धसूत्री विभाजन, सी. असूत्री विभाजन, डी. समसूत्री विभाजन। आंसर बी। अर्धसूत्री विभाजन वो प्रक्रिया है जो प्रजनन कोशिकाओं जैसे अंडाणु और शुक्राणु में DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है। इस विभाजन में एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती है। 62। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? ए. विर्चे, बी. रॉबर्ट ब्राउन, सी. परकिंजे, डी. रॉबर्ट हुक। आंसर सी। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द जॉन इवेंजेलिस्टा परकिंजे ने साल 1839 में गढ़ा था। कोशिका का वो जीवित भाग जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी खोज डुजार्दिन ने 1835 ईस्वी में की थी, परंतु इसके लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया था। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। अ. सूत्रकणिका, ब. लयनकाय, स. अंतःप्रद्रव्यी जालिका, द. हरित लवक। आंसर स. अंतःप्रद्रव्यी जालिका कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। 64। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? अ. कोशिका, ब. अस्थि, स. तंतु, द. ऊतक। आंसर अ. जीवों की मूल निर्माण इकाई कोशिका है। इसे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है, 1. प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं 2. यूकैरियोटिक कोशिका। सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका विभाजन के माध्यम से कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। 65। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? अ. ऑक्सीजन, ब. न्यूक्लिक अम्ल, स. प्रोटीन, द. श्वेतसार। आंसर अ. ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है। किसी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर समान रूप से फैलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण की प्रक्रिया में एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु के साथ मिल जाते हैं। 66। एक संतति कोशिका डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? अ. द्विखंडन, ब. अर्धसूत्री विभाजन, स. सूत्री कोशिका विभाजन, द. असूत्री विभाजन। आंसर ब. एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाएं बनाती है। इस विभाजन के दौरान लैंगिक कोशिकाएं या युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। 67। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अ. अंगतंत्र, ब. ऊतक, स. कोशिका, द. अंग। आंसर स. विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं।
उसे कोशिका कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग और अंगों के समूह को अंगतंत्र यानी शरीर कहा जाता है। SER का पूर्ण रूप क्या है, जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है? A. सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, B. स्पीशीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, C. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, D. सिमिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर C. SER का पूर्ण रूप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये अंतर्द्रव्यी जाल का एक प्रकार है जो लिपिड तथा स्टीरोल स्रावी कोशिकाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें लिपिड तथा स्टीरोल का संश्लेषण होता है। ये निराविशीकरण डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता है? A. कोशिका द्रव्य, C. कोशिका भित्ति, B. केंद्रक झिल्ली, D. राइबोसोम। आंसर B. प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं होती हैं। इनमें झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, DNA व RNA कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। इसमें पतली कोशिका भित्ति व 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? A. 50S और 40S, C. 50S और 30S, B. 60S और 40S, D. OS और 30S। आंसर C. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और दो उप इकाइयों में 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। 71 प्राक केंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। A. झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, B. अत्यधिक छोटा आकार, C. एकल गुणसूत्र, D. इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। आंसर A. प्राक केंद्र की कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की प्रमुख विशेषताएं ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड कहलाता है। प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक नहीं पाया जाता है। 72 निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? A. प्लाज्मा कोशिकाएं, B. घनाभाकार उपकला, C. शल्की उपकला, D. मास्ट कोशिकाएं। आंसर C. शल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। ये ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और ये विसरण सीमा का कार्य करती है। 23 कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? अ. औषधियों और विषों का निराविशीकरण, ब. लिपिड का संश्लेषण, क. प्रोटीन का संश्लेषण, द. जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। आंसर अ. एंडोप्लाज्मिक जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। SER लिपिड तथा स्टीरोल स्त्रावी कोशिकाओं जैसे यकृत, एड्रीनल, कॉर्टिकल तथा वसा कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य निराविशीकरण डिटॉक्सिफिकेशन है। 74 कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अ. अंतर्द्रव्यी जालिका, ब. राइबोसोम, क. गोल्जीकाय, द. माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर अ. उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 75 नीचे दिए गए चित्रों A और B में दो प्रकार की कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? 1. कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? 2. विभाजन B कब और कहाँ होता है? अ. कोशिका विभाजन के प्रकार, अ. समसूत्री विभाजन, ब. अर्धसूत्री विभाजन, 2. वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ब. कोशिका विभाजन के प्रकार, अ. अर्धसूत्री विभाजन, ब. समसूत्री विभाजन, 2. युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है।
क. कोशिका विभाजन के प्रकार. अ. समसूत्री विभाजन. ब. अर्धसूत्री विभाजन. 2. युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है. द. कोशिका विभाजन के प्रकार. अ और ब. अर्धसूत्री विभाजन. 2. वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है. आंसर क. कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं. अ. समसूत्री विभाजन. ब. अर्धसूत्री विभाजन. अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं जर्म सेल्स में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जिससे जीव के शरीर में वृद्धि होती है. 26. यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? ए. माइटोकॉन्ड्रिया. बी. गोल्जी काय. सी. क्लोरोप्लास्ट. डी. लाइसोसोम. आंसर डी. लाइसोसोम ये एक झिल्ली आबंद कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है. ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है. अंतः प्रद्रव्ययी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है. कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देता है. इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं. 77. श्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ए. कवकों पर. बी. जंतुओं पर. सी. विषाणुओं पर. डी. शैवालों पर. आंसर सी. स्लाइडेन तथा श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है. पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन यानी ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला से होता है. इन्होंने श्लाइडेन तथा श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया. सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं. सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है. अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रसंग यानी प्रियॉन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है. 78. रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? ए. पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए. बी. एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए. सी. रक्त का निरीक्षण करते हुए. डी. कॉर्क का निरीक्षण करते हुए. आंसर डी. कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया. इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया. कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है. उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया. उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे. बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए. कोशिका की खोज किसने की थी? थियोडोर श्वान, मैथियास श्लेडन, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो. उत्तर है ब. केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? कर्णीय, कोशिका द्रव्य, फुफ्फुसिया, उल्ब. उत्तर है ब. कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है. ये एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है तथा प्रायः इसमें स्वजनन की क्षमता होती है. कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं. कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है. कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं. कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं. पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी. प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलिसिस. उत्तर है ड. पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं. कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका. उत्तर है ब.
ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये ऊर्जा एडीपी के रूप में होती है तथा इसका निर्माण एडीपी एवं अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका का वो वाहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। उत्तर है अ। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। ये कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। 4. इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ए. टेलोफेज, सी. मेटाफेज, बी. प्रोफेज, डी. एनाफेज। आंसर सी. मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमैटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। 85. स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए. कोशिका, सी. रिक्तिकाएं, बी. कोशिका द्रव्य, डी. जीव द्रव्य। आंसर ए. कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। 86. जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? ए. कोशिका, बी. अंग, सी. ऊतक, डी. नाभिक। आंसर ए. 87. पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ए. खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, बी. चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, सी. राइबोसोम, डी. गोल्जिकाए। आंसर डी. गोल्जिकाए। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जिकाए नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। ये कोशिका के अंदर स्त्रावित पदार्थों के संग्रह व परिवहन में सहायक है। 88. निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? ए. गोल्जिकाए, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. लाइसोसोम, डी. रसधानी। आंसर सी. लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी. ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल, एक हरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। 80. राइबोसोम बनाते हैं ए. वसा, बी. लिपिड, सी. प्रोटीन, डी. स्टार्च। उत्तर सी. राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। 90. प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? ए. जी.जे. मेंडल, बी. जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे, सी. चार्ल्स डार्विन, डी. रॉबर्ट हुक। उत्तर बी. जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। ये एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। 91. कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। ए. प्लास्टिड्स, बी. लाइसोसोम, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. गोल्जी। उत्तर बी. लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। ये मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है
अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकांग को क्लांत भी करते हैं। 92 निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? ए. गोल्जी अपरटिस, बी. लाइसोसोम, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. अंतःप्रद्रव्य जालिका। उत्तर बी. 93 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं वैक्यूओलस पाई जाती हैं। बी. पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। सी. जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। डी. पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। उत्तर ए. पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं वैक्यूओल्स पाई जाती हैं। ये कथन गलत है। 94 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्धसूत्रण के लिए सत्य नहीं है? ए. अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। बी. अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। सी. अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। डी. जनन ग्रंथि गोनैड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। आंसर बी. अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ये निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है। 1. अर्धसूत्री 1, 2. अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। 95 किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. न्यूक्लियोलस, डी. नाभिक। आंसर डी. नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। 96 किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ए. अंतःप्रद्रव्ययी जलिका, बी. नाभिक, सी. गोल्जी काय, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर बी. नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों की नियंत्रित करता है। 97 निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ए. हरित लवक, बी. लाइसोसोम्स, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. राइबोसोम्स। आंसर डी. राइबोसोम्स सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। 98 निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? ए. कोशिका झिल्ली, सी. रसधानी, बी. राइबोसोम, डी. लवक। आंसर बी. कोशिका झिल्ली। 99 शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ए. केवल समसूत्रण, बी. केवल अर्धसूत्री विभाजन, सी. माइटोसिस और मियोसिस दोनों, डी. न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। आंसर ए. शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृकोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। 100 एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ए. ओस्टिसाइट्स, बी. न्यूरॉन, सी. क्रोमैटोफोसर, डी. लिम्फ कोशिकाएं। आंसर बी. जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। ये तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
101 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ए. जल, सी. शैवाल, बी. कार्बोहाइड्रेट, डी. प्रोटीन। आंसर ए. कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं: 1. केंद्रक एवं केंद्रिका, 2. जीवद्रव्य, 3. गोल्जिकाए, 4. कणाभ सूत्र, 5. अंतर्द्रव्य जालिका, 6. गुणसूत्र, 7. राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम, 8. लवक। जीवद्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और अकार्बनिक लवण 1% होता है। सम्मिलित करें: 1. लाइसोसोम, ब. पावर हाउस, 2. डीएनए, ब. गुणसूत्र, 3. माइटोकॉन्ड्रिया, स. आत्महत्या की थैली। उत्तर ब. लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। 103 कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ए. जीवद्रव्य, ब. केंद्रिका, स. सूत्रकणिका, द. केंद्रक। उत्तर डी. कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीनों की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम है और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र है। 104 सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ए. एनाफेज, बी. टीलोफेज, स. मेटाफेज, द. प्रोफेज। उत्तर सी. सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं जर्म सेल्स के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं सोमैटिक सेल्स में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण में विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। 5 रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में कलाबद्ध संरचनाएं होती हैं। कोशिका के कार्य और संरचना को संबल प्रदान करने में उनकी मुख्य भूमिका क्या है? ए. प्रोटीन संश्लेषण, बी. कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना, सी. डीएनए प्रतिकृति, डी. कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करना। आंसर है डी. रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में कलाबद्ध संरचनाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं मुख्य रूप से कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करने का कार्य करती हैं। कोशिका के भीतर एक रिक्तिका लवण, खनिज, वर्णक और प्रोटीन का भंडारण करती है और कोशिका भित्ति पर दबाव बनाती है, जिससे कोशिका का आकार बना रहता है और कोशिका भित्ति को मजबूती मिलती है। 106 पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये पादपों की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। उनके पास कोशिका द्रव्य नहीं होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। उनके पास उचित आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। आंसर है ए. पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और दृढ़ भित्ति होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव सेल्यूलोज है। कोशिका भित्ति पौधों को संरचनात्मक कठोरता व मजबूती प्रदान करता है तथा ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। 107 में रसधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती हैं। ए. जीवाणु, बी. पादप कोशिकाओं, सी. जंतु कोशिकाओं, डी. पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं दोनों। आंसर है बी. रसधानी एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में आमतौर पर छोटी होती है और अपशिष्ट उत्पादों को अनुक्रमित करने में मदद करती है। पौधों की कोशिकाओं में रसधानी जल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है तथा जंतु कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी होती है।
108 निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये आकार में बहुत बड़ा होता है? ए. गोल्जी उपकरण, बी. लयनकाय, सी. प्लास्टिड्स, डी. रसधानी। आंसर है डी. रसधानी। 109 अधिकांश परिपक्व पादपों की कोशिकाओं में एक होता है जो कोशिका की स्थिति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। ए. बड़ी केंद्रीय रसधानी, बी. छोटा राइबोसोम, सी. क्रोमोप्लास्ट, डी. ल्यूकोप्लास्ट। आंसर ए. बड़ी केंद्रीय रसधानी। 110 जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं डैश और रंध्र डैश ए सिकुड़ती है, खुल जाते हैं, बी सिकुड़ती है, बंद हो जाते हैं, सी उभर जाती है, खुल जाते हैं, डी उभर जाती हैं, सिकुड़ जाते हैं। आंसर सी. द्वार कोशिकाएं पौधों की पत्तियों की बाहरी त्वचा में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं रंध्रों को घेरती हैं और रंध्र के खुलने बंद होने को नियंत्रित करती हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। इस कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं उभर जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। 111 निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? ए. गोल्जिकाय, बी. केंद्रक, सी. लाइसोसोम, डी. प्लास्टिड। आंसर डी. प्लास्टिड पादप और शैवाल कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरे झिल्ली वाले अंग हैं। ये भोजन निर्माण और भंडारण में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें ऐसे वर्णक होते हैं जिनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। प्लास्टिड के प्रकार क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। 112 निम्नलिखित कोशिकीय अंगकों में से कौन से विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ए. सूत्रकणिका, बी. लवक, सी. गोल्जी उपकरण, डी. रसधानी, ई. कोशिका भित्ति, एफ. लयनकाय। ए. सी और डी, सी. एफ, बी. डी और ई, डी. ए और सी। आंसर बी. मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंगक प्लास्टिड, लवक। लवक की खोज हेकेल ने की थी। ये जीव द्रव्य के बने चपटे व गोल आकार के होते हैं जो प्रायः पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जीवाणु कवक व नीले हरे शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। 13 पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? ए. केंद्रक झिल्ली, बी. वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, सी. कोशिका आवरण, डी. कोशिका भित्ति। आंसर डी. पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को कठोरता एवं सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। 114 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? ए. राइबोसोम, बी. ऑक्सीसोम, सी. ग्लाइऑक्सीसोम, डी. गोल्जी बॉडी। आंसर सी. पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए ग्लाइऑक्सीसोम उत्तरदायी होता है। ये पौधों तथा कवकों में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं जो फैटी अम्लों को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। ये बीज अंकुरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विशेष प्रकार के पैरोक्सीसोम होते हैं। 115 कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ए. सूत्रक कणिका, बी. हरित लवक, सी. लयनकाय, डी. केंद्रक। आंसर बी. कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। केंद्रक, लयनकाय, सूत्रक कणिका, राइबोसोम जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि कोशिका भित्ति तथा हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। नोट: आयोग ने उत्तर के रूप में विकल्प ए का चयन किया है, जो कि गलत है। 116 एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्ययी तंतु कहलाते हैं। ए. अंतर्द्रव्ययी जालिका, बी. जीवद्रव्य तंतु, सी. तारक केंद्र, डी. तर्क तंतु। आंसर बी. एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्ययी तंतु जीवद्रव्य तंतु कहलाते हैं। जीवद्रव्य तंतु सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि पादप कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान तथा संपर्क के लिए अंतरकोशिकीय जीवद्रव्ययी पुलों की तरह कार्य करते हैं। कोशिका विभाजन के समय जीवद्रव्य का निर्माण होता है जब अंतःप्रद्रव्ययी जालिका का कुछ भाग पैतृक कोशिका को विभाजित करने वाली नई भित्ति पर रह जाता है। 118 लवक और सूत्र कणिका में क्या समानताएं हैं? ए. दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। डी. दोनों एटीपी का उत्पादन करते हैं। सी. दोनों केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। डी.
दोनों में क्लोरोफिल होता है? आंसर ए। लवक और सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज का उत्पादन करता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करता है। 119। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? ए। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। बी। क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं। सी। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। डी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आंसर ए। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं, जिनके मध्य लैमेला नामक परत होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। 120। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? ए। गोल्जिकाए में। बी। रसधानियों में। सी। लाइसोसोम में। डी। माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर बी। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना है। पादप कोशिकाओं में रसधानियां जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। कभी-कभी एक रिक्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। 121। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? ए। हरित लवक। सी। माइटोकॉन्ड्रिया। बी। लाइसोसोम। डी। राइबोसोम। आंसर ए। हरित लवक। पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है। इसमें मौजूद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त ज़ैंथोफिल तथा कैरोटिन वर्णक भी पाए जाते हैं। 122। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? ए। माइटोकॉन्ड्रिया। बी। लाइसोसोम। सी। रसधानी। डी। लवक। आंसर डी। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। 1. हरित लवक। 2. अवर्णी लवक। 3. वर्णी लवक। 123। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? ए. केंद्रक। बी. कोशिका द्रव्य। सी. प्लाज्मा झिल्ली। डी. कोशिका भित्ति। आंसर डी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है। ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। 124। निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? ए. तीर 1 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। बी. तीर 2 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। सी. तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। डी. तीर 3 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। आंसर सी। दी गई पादप कोशिकाओं में 1. कोशिका भित्ति, 2. प्लाज्मोलेना, 3. लवक और 4. रसधानी को दर्शाता है। रसधानी में अपशिष्ट पदार्थ जैसे टैनिन, एल्केलाइड्स एवं ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं। 125। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ए. हरित लवक। सी. वर्ण लवक। बी. अवर्णी लवक। डी. जीव द्रव्यक। सही उत्तर है बी। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग लवक के 3 प्रकार होते हैं। 1. ल्यूकोप्लास्ट। 2. क्रोमोप्लास्ट। 3. क्लोरोप्लास्ट। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट अथवा अवर्णी लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री, स्टार्च, प्रोटीन और तेल या वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है। अवर्णी लवक अथवा ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक हैं जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से अर्थात जड़ों में पाए जाते हैं।
127 निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? ए. जड़ों और पुष्पों में, बी. पत्तियों और प्ररोह में, सी. तनों और जड़ों में, डी. पुष्पों और पत्तियों में। सही उत्तर है बी। दिया गया चित्र द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका का है। ये कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। पौधों में रंध्र पौधों के वायवीय भागों जैसे पत्ती, तना, पुष्प आदि में पाए जाते हैं। रंध्र दो वृक्ककार बाह्य त्वचा कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनमें हरित लवक पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाएं पौधों के रंध्रों को खुलने व बंद होने को नियमित करते हैं, जिससे संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व गैसों का विनिमय होता है। 127 वायु तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए. मटर, सी. नीम, बी. जलकुंभी, डी. नागफनी। सही उत्तर है बी। वायु तक कोशिकाएं जलीय पौधों जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश या गैप होते हैं तथा उनमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है, उन्हें वायुतक कहते हैं। इन वायुतक को वायुकोष्ठ भी कहा जाता है। 128 रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ए. ल्यूकोप्लास्टिड, बी. एपिकोप्लास्टिड, सी. क्रोमोप्लास्टिड, डी. क्लोरोप्लास्टिड। सही उत्तर है ए। रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। 129 पादप कोशिकाओं की भित्तियां से बनी होती हैं। ए. साइटोसॉल, सी. सेलुलोज, बी. कोशिका द्रव्य, डी. ग्लूकोज। आंसर सी। पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। ये कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। 130 पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए. सेल्यूलोज और पेक्टिन, बी. केवल पेक्टिन, सी. म्यूरेन, डी. काइटिन। आंसर ए. सेल्यूलोज और पेक्टिन। 131 कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? ए. गोल्जी, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. राइबोसोम, डी. हरित लवक। आंसर डी। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 132 क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? ए. एल्यूमिनियम, बी. कैल्शियम, सी. मैग्नीशियम, डी. आयरन। आंसर सी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। 133 निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ए. गोल्जी, सी. लवक, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. केंद्रक। आंसर सी। लवक प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है जिसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ये 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन लवक है। इसमें ज़ैंथोफिल और कैरोटीन लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट की क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से एक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है। 134 निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? ए. हीमोसाइनिन, बी. मेरोसाइनिन, सी. इंडोसाइनिन, डी. एंथोसाइनिन्स। आंसर डी। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जबकि हीमोसाइनिन रक्त को नीला बनाता है जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद है। 135
पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए. कैरोटीन, बी. एंथोसाइनिन, सी. ज़ैंथोफिल, डी. क्लोरोफिल। आंसर बी। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। 136। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए. क्लोरोप्लास्ट, बी. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. राइबोसोम। आंसर ए। निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। 137। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ए. पानी, बी. नाइट्रोजन, सी. क्लोरोफिल, डी. यूरिया। आंसर सी. क्लोरोफिल। 138। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। ए. कैरोटीनॉइड, बी. क्लोरोफिल, सी. थाइमीन, डी. एक्टिन। आंसर ए. क्लोरोफिल।